हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंडियाज मोस्ट लवेबल चैनल प्ले विथ साइंस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैथ। और मैथ में भी हम बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ को बूस्टर शुरुआत देने के लिए 11th और 12th के 10 मिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम आ गए लास्ट 10वें टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रायिकता? प्रायिकता के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा तो ये मानना है, और वीडियो को एंजॉय करें बस। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी इवेंट, घटना के घटित होने का जितने चांस होते हैं ना, वो बताती है हमें। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं एकदम। कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके घटित होने के कितने चांस है, वही हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। जैसे आज बारिश आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो बताती है। ठीक है, जो मौसम विभाग वाले होते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी के अनुसार ही चलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी का कितना अहम योगदान है हमारे दैनिक जीवन पे। सारी चीजें, जो क्रिकेट में शुरुआत में टॉस होता है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी पे ही होता है कि हेड आने की संभावना 1/2, टेल आने की संभावना 1/2, क्योंकि उसमें दो ही तरह के पार्ट होते हैं, हेड या टेल। ठीक है, उसी तरह से पासा होता है। तो ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं आपको, तो बस वीडियो को देखते रहिए। बेसिक से लेके चलते हैं। बेसिक क्या है इसका? किसी भी घटना, ए, कैपिटल ए से, मतलब कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं किसी भी घटना, इवेंट को। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। किसी भी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो क्या, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही होता है जो आपको समझना चाहिए कि m/n। यहाँ पे m क्या होता है और n क्या होता है, वो देखिए। m तो होता है फेवरेबल कंडीशंस, किसी भी इवेंट की घटित होने की फेवरेबल पोजीशन कितनी है, वो होती है। मतलब फेवरेबल पोजीशन मतलब अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थिति बट्टा टोटल इवेंट के घटित होने की टोटल पॉसिबिलिटीज, उसे क्या कहते हैं? कुल स्थिति। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। एम का मीनिंग यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? किसी भी इवेंट के घटित होने की अनुकूल स्थिति, मतलब फेवरेबल पोजीशंस। वो भी आपको आगे समझ में आएगा धीरे धीरे, आप बस पढ़ते जाइए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और एन क्या है? टोटल पोजीशंस, टोटल कंडीशंस और कुल स्थिति। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो है किसी भी घटना ए के, किसी इवेंट ए के, यहां पे ए लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए। किसी इवेंट ए के घटित होने की प्रायिकता ये होती है। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे हम इससे डिनोट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। इवेंट ए है और इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो पी ए इज इक्वल टू m/n। m किसे डिनोट कर रहा है? फेवरेबल पोजीशंस किसी इवेंट के घटित होने की, और n किसे कर रहा है? टोटल पोजीशन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। आप लिखते जाइए जो मैं आपको लिखा रहा हूं, और उसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। किसी इवेंट ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं, इसमें नहीं है होने की प्रायिकता, इसे आप कैसे लिखोगे? किसी इवेंट ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, वो तो थी घटित होने की प्रायिकता, ये है नहीं होने की। अभी इसी से देखो, मैं एक फॉर्मूला आपका जो जानना पहचानना है वो आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। आप कहोगे कि अच्छा, हमें कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया कि वो फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं, वो भी कॉन्सेप्ट ही है, समझ गए? ओके, इसे यहां पे कर देते हैं, और ये छोटा सा जो रह गया उसे भी इधर कर देते हैं। अब लिखते हैं
अब लिखते हैं, कलर ये ले लेते हैं और देखिए, इवेंट ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो उसे पी ए बार से डिनोट करेंगे। पी ए का मीनिंग तो क्या है, वो घटना हो रही है, वो इवेंट हो रहा है, ठीक है। और ये ए बार का मतलब घटित नहीं होने की प्रायिकता, कोई भी घटना है उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो टोटल पोजीशंस कितनी है वो बताइए पहले मेरे को। टोटल पोजीशन, टोटल कंडीशन है एन, उसमें से माइनस एम करेंगे, डिवाइड में एन करेंगे। ये बात सही लिखी है क्या मैंने? नहीं होने की प्रायिकता, ये क्या है, अनुकूल स्थिति। फेवरेबल पोजीशन कितनी होती है, एम होती है। और फेवरेबल को अन नॉन फेवरेबल कर दे तो उसमें से जो टोटल है उनमें से घटा देंगे उसको। जो फेवरेबल है उसको टोटल में से घटा दिया तो नॉन फेवरेबल आ गई, और नॉन फेवरेबल ही हमें चाहिए क्योंकि हमें घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता देखनी है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रति अनुकूल स्थिति, प्रति अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति डिवाइड बाई कुल स्थिति, टोटल पोजीशन। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम चालू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। प्रति अनुकूल स्थिति मतलब टोटल पोजीशन में से हमने फेवरेबल पोजीशन घटा दी और डिवाइड में टोटल पोजीशन है ही, उसे ही बोलते हैं क्या, किसी इवेंट ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब इसे अगर हम आगे करके देखें, ये बराबर के बीच में है, उसे उस साइड ले जाते हैं एक बार, ठीक है, या फिर अगले पेज पे करते हैं। आप इसे लिख लीजिए ऊपर और देखते जाइए। क्या लिखा था मैंने अभी, पी ए बार इज इक्वल टू एन माइनस एम बाई एन। एन को पार्शियल डिवाइड कर देते हैं, पहले इससे फिर इससे, तो क्या हो जाएगा, एन बाई एन माइनस एम बाई एन। अब इसे और देखें तो क्या आ जाएगा, पी ए बार इज इक्वल टू, पी ए बार इज इक्वल टू एन से एन गया, वन माइनस एम बाई एन। और एम बाई एन क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू ही तो होता है एम बाई एन। किसी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता ही तो होती है एम बाई एन। हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था, एम बाई एन इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। तो ये आ गया पी ए, तो पी ए बार इज इक्वल टू वन माइनस पी ए। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए बार प्लस पी ए बराबर वन। ये फॉर्मूला देखा हुआ है क्या आपका? ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है, पी ए बार प्लस पी ए इज इक्वल टू वन, ये आपका देखा हुआ है क्या? जी हाँ, देखा हुआ है कि किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता एक होती है। इसे आपने दूसरी लैंग्वेज में ऐसे पढ़ा होगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं होती है, वो मतलब किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता होती है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पी ए ग्रेटर देन हो सकता है वो वन तक, या बराबर हो सकता है, और लेस देन हो सकता है वो जीरो तक। मतलब कोई भी घटना जीरो से एक के बीच में, एक भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है, और जीरो से एक के बीच में ही उस प्रोबेबिलिटी होने के चांस होंगे, एक से ज्यादा नहीं होंगे और जीरो से कम नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज इस फॉर्मूले से हमें पता चली, और उसे ही हम परसेंटेज में बदल दे तो जीरो का परसेंट हो जाएगा 0%, ठीक है। और पी ए परसेंट हो सकेगा, पी ए परसेंट हो सकेगा 100% तक, ठीक है। तो यही होती है, इससे ही हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी का, कि आज बारिश आने की संभावना इतनी है, परसेंटेज बताते हैं ना कि इतने परसेंट इसकी कंडीशन होने की, ठीक है। तो देखो, हम किसी भी चीज को जीरो और वन के बीच में ही हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे एक सिक्के को उछाल दिया, अब उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 होगी, और 1/2 क्या होता है, जीरो और एक के बीच में ही तो होता है। किसी भी पासे को उछाल दिया, अब उसमें 5 आने की प्रायिकता क्या है, टोटल कंडीशन क्या होती है 6, तो डिवाइड में 6, इसमें भी टोटल 2, और आने 5 आने की प्रायिकता मतलब कोई एक चीज आ रही है तो 1/6 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आ तो रहा है 1/6 ही ना, मतलब जीरो एक से बीच में ही तो आ रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
कॉन्सेप्ट की तरीके से मैंने आपको ये पूरी बात समझाई है, कैसे वो फॉर्मूला है, कैसे कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में क्यों होती है, 0% से 100% के बीच में क्यों होती है, 50%, 60% ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी क्यों बताती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और जो पास से या फिर किसी भी चीज़ के इवेंट की 0 से 1 के बीच में, जैसे सिक्के की 1/2 होती है, उसकी 1/6 होती है, ये बात कैसी होती है वो शुरुआत से मैंने बताने की कोशिश की है। और ये भी आपका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू फेवरेबल पोजीशन अपॉन टोटल पोजीशंस। तो समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं इसकी कंडीशंस की ओर। ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। अब इसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, एक कोने में ऊपर लिख लो, चाहे कहीं पे भी लिख लो। और इसे तो आपने लिख ही लिया होगा मेरे साथ साथ ही, इतनी अच्छी बात है ये भी। ठीक है, अब यहां पे करते हैं काम। इतना तो आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब यहां पे एक लाइन खींची और इधर करेंगे एक और काम। नोट लगा के लिखो आप, नोट। क्या लिखना है नोट में? नोट में क्या लिखना है? पहली बात तो आपको ये लिखनी है कि अगर पोजीशन m बराबर n आ गई तो, m इज इक्वल टू n आ गया तो, पहली कंडीशन, कंडीशन 1। नोट लगा के लिखो कंडीशन 1, m इज इक्वल टू n आ गया तो हमें क्या करना है, मतलब फेवरेबल पोजीशन भी वही है और टोटल पोजीशन भी वही है। मतलब टोटल पोजीशन जितनी है ना वो सारी फेवरेबल में आ रही है। मतलब किसी पासे को उछाल दिया, ठीक है, उसमें होते हैं 6 होते हैं ना, 1 से लेके 6 तक, और उसमें ऐसे ही पूछ लिया कि 1 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसमें होते भी 1 से 6 तक ही हैं और पूछ भी ऐसे ही लिया कि 1 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या हो गया, m इज इक्वल टू n हो गया। मतलब फेवरेबल पोजीशन बराबर होगी टोटल पोजीशन के। तो ये जब हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान हो जाएगा 1। तब होगा 1। और टाइम तो 0 से 1 के बीच में होता है। और आप बोलोगे फिर 1 कब होता है, जब फेवरेबल पोजीशन और टोटल पोजीशन वो बराबर हो जाए। इससे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इससे हम जो ये चीज तो हमने देख ली, ऑब्जर्वेशन था ये तो। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला वो हम देख रहे हैं कि m इज इक्वल टू n होगा तभी तो pa का मान 1 होगा। तभी तो हमने लिखा है कि हमेशा 0 से 1 तक हो सकता है और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब 0 कब हो सकता है? पहली बात तो हमने 1 वाली देख ली, और सिक्के का पासे का एग्जांपल लेके 1/2 और 1/6 करके 0 से 1 के बीच में भी देख लिया। अब 0 कब होता है ये देखेंगे। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 क्या लिखेंगे हम? कंडीशन 2 लिखेंगे m पर यदि 0 हो, m इज इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा? m इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है कि टोटल पोजीशन तो है, कितनी भी हो सकती है टोटल पोजीशन से, पर हमें कुछ पूछा ही नहीं, उसमें कुछ नए आने की प्रायिकता में पूछी है, कुछ नए होने की। तो इसका मतलब 0/n हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0/n। और किसी भी चीज के ऊपर 0 जब भी बैठ जाता है तो वो शनि महाराज बैठ जाता है, ऐसे सोच लिया करो। और उसका वैल्यू क्या होगी, हमेशा pa की वैल्यू हमेशा हो जाएगी 0, क्योंकि pa इज इक्वल टू होता है m/n। तो ये तो तब आएगा जब m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब फेवरेबल पोजीशन 0 हो जाएगी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। और ये तब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू 1 कब होगी, तब m इज इक्वल टू n आएगा, फेवरेबल पोजीशन इक्वल टू हो जाएगी टोटल पोजीशन के। आपको बात समझ में आ गई है? तो मैं हमेशा कहता हूं बात जब भी समझ में आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। जो नया है वो तो सब्सक्राइब कर देगा, पुराने वाले लोग तो कर ही देंगे, और लाइक तो सभी को करना है। ठीक है, ये हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है। अब इसके 3 थोड़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो देखते हैं क्या होती है। थ्योरम, हेडिंग लगा के लिख लो थ्योरम, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय। थ्योरम, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम वो देखने वाले हैं। अब पहली थ्योरम क्या होती है? पहली थ्योरम होती है एडिशन थ्योरम, एडिशन प्रमेय, जिसमें जोड़ बाकी ये चीज है, गुणन और भाग नहीं हो जिसमें। ठीक है,
तो वो देखिए क्या होती है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, और इसे बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब किसी भी चीज का यूनियन होता है, संग होता है, ठीक है, झुंड होता है, उसे बोलते हैं यूनियन। मतलब इसमें ये दोनों चीजें कवर हो रही हैं, दोनों चीजें आ रही हैं, कंडीशन ए भी आ रही है और बी भी आ रही है। और इंटरसेक्शन मतलब जिसमें कॉमन पार्ट है, जिसमें दोनों इवेंट का कॉमन पार्ट है, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये चीज आपने पढ़ी होगी, ये तो बहुत ही बेसिक में आ गया, अब इसके बारे में क्या बताऊं। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम एडिशन प्रमेय। अब सेकंड वाली देखते हैं, इसे याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी आपको कहीं पे भी पूछ सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जो चैप्टर है, उसमें बायोलॉजी वालों को सिखाने के लिए, मैथ वाले को तो सब कुछ आता है, बायोलॉजी वालों को सिखाने के लिए ये उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर दे रखा है। तो उसमें भी ये चीज़ें आएंगी, तो आपको वैसे ही पढ़ लिया आपने, तो उसमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ हमें तो, ठीक है। ये नया जुगाड़ बिठाया है बायोलॉजी वालों के लिए, थोड़ा सिस्टम सही हो जाए इसलिए। अब देखेंगे हम आगे, दूसरी थ्योरम कौन सी है, दूसरी थ्योरम है कंडीशनल प्रमेय। ये स्लेस आपको पता होगा, स्लेस ऐसे होता है, स्लेस, ठीक है, तो वो होता है पी ए स्लेस बी। ये भी फॉर्मूला अपना पुराना ही दोस्त है, ये भी पढ़ा होगा आपने। पी ए स्लेस बी का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे वाला है ना, पहले तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, अपॉन में जो नीचे वाला है वो लिख दो, ये पढ़ा होगा आपने। अब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। क्या है इसका लॉजिक, ये तो है बी, कोई इवेंट बी, ये है कोई इवेंट ए। अब ये दोनों इवेंट ए और इवेंट बी कंडीशनल क्यों कहलाती है, सशर्त प्रमेय बोलते हैं इसे हिंदी में। इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दोनों है ना, ये एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंड करती है, तभी ये फॉर्मूला आता है कि दोनों का पहले तो इंटरसेक्शन लो, दोनों का पहले कॉमन लो और डिवाइड में क्या कर दो, पीबी। अब डिवाइड में पीबी क्यों किया गया, क्योंकि जो स्लेश के नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला इवेंट, वो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ होता है। हमेशा याद रखो, इसे ऐसे याद कर लो, मतलब धीरे धीरे, कि स्लेश के जो नीचे वाला जो भी होता है ना इवेंट, उसे क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा, तभी ये फॉर्मूले में नीचे पीबी दे रखा है। नहीं तो ए नीचे दिया हुआ होता तो ये कैसे हो जाता, पी बी स्लेश है होता, तो एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पे वो कर रही है, मतलब डिपेंड कर रही है ये दोनों। तो क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसे तो ऐसा कैसा लिख दो, अपॉन में पी ए। जो नीचे वाला आएगा ना वही यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो नीचे वाला होता है वो दिया हुआ होता है, और ये ए वाला ये पूछा हुआ होता है। तो दोनों मिल गई ना आपस में, दोनों डिपेंड करने लगी ना, मतलब ये दिया हुआ होता है, ये पूछा होता है। ये तो होती है सशर्त प्रमेय। अब गुणन प्रमेय क्या होती है, वो इसी से निकलती है। आप इसको इधर ले जाइए, पी ए, इससे वो जो है ना थोड़ा आपको फॉर्मूला, वो मतलब थोड़ा विख्यात फॉर्मूला है, वो आपको पढ़ा हुआ है। आपको जो तीसरी स्टेप में जो फॉर्मूला आएगा ना, तो आप सोचोगे अच्छा ये फॉर्मूला था, वो याद आ गया हमें, पी ए स्लेस बी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब थोड़ा थोड़ा याद आया, नहीं अभी भी याद नहीं आया, थोड़ा और आगे बढ़ो। ए और बी जब एक दूसरे पे डिपेंड करती है तो हम लिखते हैं पी ए स्लेस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट स्लेस बी इवेंट। ये हम तब लिखते हैं जब ये एक दूसरे पे क्या कर रही हो, डिपेंड कर रही हो। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें तो हम कंडीशन लेते हैं। कंडीशन हमने क्या ली कि ए बी पे डिपेंड नहीं कर रही है और बी भी ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये हमने कंडीशन ले ली कि ए और बी दोनों इवेंट आपस में डिपेंड नहीं कर रही हैं। दोनों आपस में
डिपेंड नहीं करेंगी तो बी तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, जो नीचे वाला होता है वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा होता है, और ए वाला हमें पूछा हुआ होता है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए ही हो गया ये, ठीक है। इनटू में पी बी चल ही रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ये फॉर्मूला में कहीं पे देखा हुआ नहीं है, तो इसे उल्टा करके लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी। और मिल गया हमें, हमारा पुराना दोस्त मिल गया खोया हुआ, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है जो आपका पढ़ा हुआ होगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, देख लीजिए आप इसे। ये फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव कर दिया एक छोटे से फॉर्मूले से, तो इसे बोलते हैं, ये तीसरा नंबर लगा लो आप इसे, इससे हमने निकाल दिया, वैसे तो ये तीसरा नंबर है, इसे बोलते हैं जोड़ बाकी की प्रमेय, इसे बोलते हैं सशर्त प्रमेय, इसे बोलते हैं गुणन प्रमेय। इंग्लिश में बता देता हूं, इसे बोलते हैं एडिशन थ्योरम, इसे बोलते हैं कंडीशनल थ्योरम, और इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तीनों थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही नहीं बताऊंगा मैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, फिर आपका इस वीडियो का अंत करते हैं और फिर बस आ जाते हैं हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ में। एकदम धमाकेदार एंट्री लेंगे हम, ये शुरुआत मैं ही कर रहा हूँ। ये जो है ना, यूट्यूब पे पहली बात तो फ्री में कोई बीएससी का कोर्स पढ़ाता ही नहीं है, सारे ऐप के अंदर पढ़ाते हैं। पहली बात तो बीएससी का कोर्स कोई पढ़ाता ही नहीं है यूट्यूब पे। दूसरी बात ये, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है। पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए आपको, जैसे नहीं तो 12th के टॉपिक तो याद है थोड़े बहुत, 11th के टॉपिक तो वो भूल गया ना, क्या करे अगला है। तो 11th और 12th के टॉपिक मिक्स करके पहले तो उनका बेसिक दिया जाता है, और उसके बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ाऊंगा ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। 2 ही क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक पासे को उछाला, 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को उछाला है, एक पासे को उछाला, 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। ये निकालनी है हमें। ये कोई कंडीशन दे रखी है, किसी पासे को उछाला और 3 से छोटा अंक, पासे में कितने होती हैं, टोटल पोजीशंस कितनी होती हैं, टोटल पोजीशंस होती है 6, 1 2 3 4 5 6। खेला होगा आपने लूडो, कई बार सांप सीढ़ी भी खेला होगा, ठीक है, मैंने भी खेला है। तो उसमें होती है टोटल पोजीशन 6, वो लिख लेते हैं पहले। तो टोटल पोजीशंस होती है 6, और 3 से छोटा अंक आने की प्रोबेबिलिटी, 3 और 3 से छोटा अंक आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, सिर्फ 3 से छोटा अंक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है हमें, ठीक है। तो 3 से छोटे अंक कौन कौन से होते हैं, 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है, खेला हुआ है मेरा, 1 2, बस ये 2 ही होते हैं, तो 2 लिख दीजिए ऊपर, और काटा छाटी करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, और यही होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, और 1/3 0 और 1 के बीच में होती है, तो प्रोबेबिलिटी वाला नियम भी फॉलो कर रही है, ठीक है। ऐसा कोई होगा ही नहीं जो फॉलो नहीं करेगा, कहाँ जाएगा वो नियम फॉलो नहीं करके, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है एकदम क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा नहीं, छोटा लिख देते हैं जिससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2 पासों के एक फेंक में कम से कम एक पासे में 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। 2 पासे उछाले, 2 पासे उछाले, आगे क्या पूछा है, 2 पासों के एक फेंक में कम से कम एक पासे से 6 अंक आने की प्रायिकता, 6 अंक आने की प्रायिकता, ऐसे डायरेक्ट आने की प्रायिकता। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कम से कम जो नाम आया ना वो कंफ्यूज करने के लिए है सिर्फ। आप बस ऐसा देखें, टोटल पोजीशंस क्या रही हैं, टोटल पोजीशंस की अब इस एग्जांपल से आपको वो भी पता चल जाएगा। ट्रिक होती है टोटल पोजीशंस निकालने की, जैसे 2 पासे को उछाला तो दोनों पासों में
एक में 6 तक, 1 से लेके 6 तक, और दूसरे पासे में 1 से लेके 6 तक, मतलब दोनों में 6 6 हैं, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? ये नहीं देख रहे हम 6 अंक आने की प्रायिकता, वो तो 6 जो डिजिट है ना वो आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। वैसे एक पासे में भी 6 होती है कंडीशन, दूसरे पासे में भी 6 होती है, तो 6 इंटू 6 क्या हो गया? 36। तो 36 टोटल पोजीशंस होती हैं किसी भी पासे को उछालते हो आप, एस जिसे कैपिटल एस से टोटल पोजीशंस 36 होंगी, ठीक है। अब कैसे किस दो सिक्के को हम उछालते हैं तो उनमें टोटल पोजीशंस क्या होगी? एक सिक्के में भी दोनों तरफ और दूसरे सिक्के में भी दोनों तरफ, तो 2 इंटू 2, तो उसमें हो जाएंगी टोटल कंडीशन 4। इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अब इसकी टोटल पोजीशंस अगर बताएं, टीपी टोटल पोजीशंस तो हो जाएंगी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, क्योंकि दो पासे उछालते हैं, नहीं तो 6 ही होती कंडीशन, पर दो पासे उछालने तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये तो होगी टोटल कंडीशन। अब 6 अंक आने की प्रायिकता, अनुकूल स्थिति क्या है, फेवरेबल पोजीशंस क्या है, वो देखते हैं। फेवरेबल पोजीशंस होंगी एक के साथ 6 आ जाए, किसी एक पासे में आने की बात है, ठीक है। कम से कम एक पासे में, मतलब दोनों पासे में भी आ सकता है, तो हम 6 वाली भी कंडीशन ले सकते हैं। 2 के साथ 6 आ जाए, 3 के साथ 6 आ जाए, 4 के साथ 6 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए, और 6 के साथ 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन पूछी है। ऐसे पूछा है कम से कम एक पासे में 6 अंक आ सकते हैं, मतलब कम से कम मतलब दोनों में भी आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दे देता तो किसी एक में ही आता, ज़्यादा से ज़्यादा एक में ही आ सकता है, मतलब दोनों में नहीं आ सकता, ठीक है। 6 हो गया। अब फिर से हमें 6 को उल्टा करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी में भी 2 बार हम नहीं लिख सकते उसे। और क्या आ सकता है? 6 1 आ सकता है, पहले पासे में 6 आ जाए, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और 6 तो हमने लिख लिया। तो इतनी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ सकती है टोटल 6 अंक आने की प्रायिकता। और कितने में से आ सकती है? 36 में से। तो हम क्या लिख सकते हैं? 11/36 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट ए की घटित होने की, मतलब 6 अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11/36 हो जाएगी, और जो कि इसका क्या है? आंसर है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया। 10 इंपॉर्टेंट लेक्चर देखे आपने, मतलब 8 लेक्चर देखे और 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, तो थैंक यू कहना तो बनता है। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं शुरुआत कर दूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो धन्यवाद, आपने पूरा लेक्चर देखा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय